नमस्कार साथियों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम क्रिया टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और क्रिया टॉपिक पर एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरे नंबर की क्लास है। तो इसमें हम क्रिया के भेद के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्रिया के बारे में जो बेसिक जानकारी है, वो हमने आपको इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें समझा दिया था। क्रिया की क्या परिभाषा होती है, क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है, क्रियांश कहलाता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब जो क्रिया के भेद है, उन क्रिया के भेद का जब हम अध्ययन करते हैं तो अलग अलग आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे काल के आधार पर क्रिया के भेद, रचना या संरचना के आधार पर, इसी प्रकार क्रम के आधार पर और एक समापन के आधार पर। इन चार आधार पर हम क्रिया के भेद के बारे में चर्चा करने वाले थे। लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। तो देखो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें क्रिया के भेद, तो क्रिया के जो भेद है वो अलग अलग आधार पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है भूतकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भूतकालिक क्रिया। एक होती है वर्तमान कालिक क्रिया और एक होती है भविष्यकालिक क्रिया। कौन सी होती है? भविष्यकालिक क्रिया। तो भूतकालिक क्रिया किसे कहेंगे? ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में संपन्न होती है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अब भूतकालिक क्रिया के भी उपभेद होते हैं। जैसे सामान्य भूतकालिक क्रिया है, इसी के अलावा जैसे अपूर्ण भूतकालिक क्रिया है, पूर्ण भूतकालिक क्रिया है, आसन्न भूतकालिक क्रिया है, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया है, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया होती है और एक होती है हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया। कौन सी? हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया। तो ये भूतकालिक क्रिया के उपभेद होते हैं। इसी प्रकार वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहेंगे? तो ऐसी क्रिया जो वर्तमान समय में संपन्न होती है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। और वर्तमान कालिक क्रिया के भी उपभेद होते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है और इसके साथ ही पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है। एक होती है आज्ञा बोधक, एक होती है संदिग्ध बोधक। कौन सी? संदिग्ध बोधक होती है, ये होती है। एक भविष्यकालिक क्रिया किसे कहेंगे? तो ऐसी क्रिया जो आने वाले समय में संपन्न होती है उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। और इसके भी उपभेद होते हैं। जैसे सामान्य भविष्यकालिक क्रिया है, अपूर्ण भविष्यकालिक क्रिया है और एक है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया है। इसके अलावा एक होती है हेतु हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया और एक होती है आज्ञा बोधक। कौन सी होती है? आज्ञा बोधक होती है। इस प्रकार ये भविष्यकालिक क्रिया के भी उपभेद हो जाते हैं। अब देखो, ये तो है काल के आधार पे, लेकिन अभी हमने चर्चा की थी कि काल के आधार पे पढ़ते हैं, रचना के आधार पढ़ते हैं, क्रम के आधार पढ़ते हैं और समापन के आधार पढ़ते हैं। अगर विद्यार्थियों हम बात करें, ये तो होगी काल के आधार पर। और देख लेते हैं, अगर पूछा जाए समापन के आधार पर क्रिया कौन कौन सी होती है, तो समापन के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है। ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है उसको समापी का क्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं? समापी का क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया जो वाक्य के मध्य या शुरुआत में आती है तो असमापी का क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? असमापी का क्रिया। तो हम कह सकते हैं समापन के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो समापन के आधार पर आपको लिखना है कि क्रिया कितने प्रकार कितनी होती है? दो होती है। और काल के आधार पर मुख्य रूप से तीन होती है। तीन कौन कौन सी? भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक क्रिया। और फिर इनके बहुत सारे उपभेद होते हैं। क्रम के आधार की बात करें अगर हम, तो क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। और दो कौन कौन से हैं विद्यार्थी? इनको देख लेते हैं, पेन अलग ले लेता हूं। देखो, क्रम के आधार पर जो क्रिया है वो दो प्रकार की। एक तो होती है अकर्मक क्रिया। कैसी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। और एक सकर्मक क्रिया, जिसको हम शुरू से पढ़ते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक तो पूर्ण होती है और एक अपूर्ण होती है। कौन सी होती है? अपूर्ण होती है। अब देखो, पूर्ण के भी दो उपभेद होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है गत्यर्थक। कौन सी होती है? गत्यर्थक। और एक होती है स्थिरतक। स्थिरतक होती है। और स्थिरतक का दूसरा नाम मिलता है अवस्था बोधक। कौन सा नाम मिलता है? अवस्था बोधक नाम मिल जाता है। और ये जो पूर्ण सकर्मक क्रिया है
इसके दो उपवेद होते हैं, दो कौन कौन से? एक तो होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। क्या होती है? द्विकर्मक होती है। और द्विकर्मक के भी दो उपवेद, इसमें दो कर्म आते हैं, जिसमें एक तो होता है गौण कर्म। कैसा? गौण। और एक होता है प्रधान, यह मुख्य कर्म होता है, प्रधान कर्म या गौण कर्म होता है। तो इस प्रकार जब हम कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ेंगे तो इतना डीप जाके हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। अब देखो कौन सी बच गई, और एक बच गई रचना या संरचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद है वो कौन कौन से होते हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। तो देखो रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर क्रिया कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है सामान्य क्रिया। कौन सी? सामान्य क्रिया होती है। एक होती है संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया होती है। और एक होती है अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। और एक होती है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया होती है। इतनी सारी क्रियाएं पढ़ेंगे हम विद्यार्थियों। पूर्वकालिक क्रिया होती है और एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। एक पढ़ते हैं हम नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया पढ़ते हैं। तो ये सब रचना या संरचना के आधार पर हम अध्ययन करते हैं जब देखते हैं। और एक पढ़ते हैं सहजातीय क्रिया। कौन सी? सहजातीय क्रिया। और एक होती है सहायक क्रिया। कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है विद्यार्थियों, इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम। इसके अलावा एक क्रिया और बच जाती है, इसको बोलते हैं हम अपूर्ण क्रिया। कौन सी? अपूर्ण क्रिया। जिसको सहायक क्रिया का दूसरा नाम क्या मिलता है? अपूर्ण क्रिया मिलता है। तो 2 2 4 6 और 8, इस प्रकार ये क्रिया हो जाती है। ये रचना या संरचना के आधार पर हम क्रिया पढ़ते हैं। तो अभी आपको बताया कि क्रिया को जो अध्ययन किया जाएगा वो अलग अलग आधार पर किया जाएगा, काल के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर और समापन के आधार पर। तो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, अब पढ़ेंगे एक एक को डिटेल से। सबसे पहले जानते हैं हम काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। कौन सी होती है? तीन प्रकार की क्रियाएं होती है। और क्रिया टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं और उसमें भी काल के आधार पढ़ते हैं तो काल भी टॉपिक आपका यहां से कंप्लीट हो जाता है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं भूतकालिक क्रिया को। कौन सी को? भूतकालिक क्रिया को। कि भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में संपन्न होती है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ देख लीजिए इसकी परिभाषा। ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में संपन्न हो चुकी हो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय के में कार्य का संपन्न होना पाया जाता है वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। बात एक ही है। अब देखो भूतकालिक क्रिया के जो उपभेद है वो कौन कौन से होते हैं? सामान्य, अपूर्ण, आसन, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मद होते हैं। तो इसमें से जो पहला इसका उपभेद है वो कौन सा है? सामान्य भूतकालिक क्रिया। कौन सी? सामान्य भूतकालिक क्रिया। और सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान ये होती है कि जो मूल क्रिया होती है उसके अंत में आ, ई या ए जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? क्या पहचान है इसकी? क्रिया के अंत में आ, ई, ए जुड़ा रहता है। जैसे पढ़ना क्रिया से अगर हम बनाएंगे तो पढ़ा, पढ़ी, पढ़े ऐसे शब्द बनेंगे। जैसे रमेश जयपुर गया, तो गया इसके अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। इसी प्रकार सीता जयपुर गई, गई में जो क्रिया है इसमें अंत में क्या आ रहा है? ई। और वे जयपुर गए तो अंत में क्या आ रहा है? ए। तो सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान यह है कि भूतकाल में तो क्रिया होगी होगी, लेकिन अगर सामान्य देखे तो देखो विद्यार्थियों कई बार क्या होता है किसी टॉपिक को ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं तो वो हमारे समझ में नहीं आता। तो थोड़ी बहुत इनकी पहचान याद करना भी जरूरी है। अगर आप ये पहचान याद कर लोगे, देखो हमारा मूल उद्देश्य क्या है, जो एग्जाम में अगर कोई क्रिया पूछी जाती है काल के आधार पर तो वो हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। ये काल टॉपिक अगर आ जाता है तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य यही है हमारा। दूसरी जो भूतकालिक क्रिया है वो कौन सी है? वो है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। कौन सी? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। यानी कि ऐसी क्रिया जो भूतकाल में तो हो रही है लेकिन भूतकाल में पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसको अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कह देते हैं हम। तो इसकी पहचान जो होती है वो क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे जुड़ा रहता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो पढ़ना क्रिया है और इसके अंत में क्या आ रहा है? रहा था आ रहा है। इसी प्रकार रमेश जयपुर जा रहा था, तो जाना क्रिया है और इसके अंत में क्या आ रहा है? रहा था। और सीता पुस्तक पढ़ रही थी, पढ़ना क्रिया है और रही थी इसके अंत में जुड़ा हुआ है। वे जयपुर जा रहे थे, तो जा रहे थे, जाना क्रिया है और उसके अंत में क्या आ रहा है? रहे थे। तो इस प्रकार अपूर्ण भूतकालिक क्रिया की जो पहचान है इससे भी ये आसानी से हल हो जाता है। देखिए दूसरा जो भूतकालिक क्रिया है वो कौन सी है? अगली आसन भूतकालिक क्रिया।
तो आसन भूतकालिक क्रिया सीखने से पहले आपको सामान्य भूतकालिक क्रिया की नॉलेज होनी चाहिए। और सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान यह है कि क्रिया के अंत में आ, ई, ए आता है। अब इसमें कुछ मत करो, सामान्य भूतकालिक क्रिया सीख लो और है जोड़ दो। क्या कर लो? है जोड़ लो विद्यार्थियों। तो सामान्य भूतकालिक क्रिया में है जुड़ा रहता है। और सामान्य भूतकालिक क्रिया की जो पहचान है, अगर इसको हम देखें तो सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या होती है? क्रिया प्लस आ जाएगा, नहीं तो ई आ जाएगा, नहीं तो ए आ जाएगा। इसमें से कुछ भी आ सकता है, आ, ई, ए, कुछ भी। और उसके बाद में है आ जाए तो वो सामान्य भूतकालिक क्रिया ना रहकर वो किस में बदल जाती है? आसन भूतकालिक क्रिया में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? आसन भूतकालिक क्रिया में बदल जाती है विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम देखें, मैंने पुस्तक पढ़ी। क्या? मैंने पुस्तक पढ़ी। तो पढ़ी यहां सामान्य भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। और लेकिन इस पढ़ी के बाद में अगर मैं जोड़ दूं है, क्या जोड़ दूं? है। तो देखो, केवल अगर पढ़ी आता तब तो किस में चल गया? सामान्य भूतकाल में। और पढ़ी है इस प्रकार से आ गया तो यह आसन भूतकाल में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? आसन भूतकाल में चल जाएगा। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी है, यह आ गया आसन भूतकाल का। रमेश जयपुर गया था, तो यहां जो गया था शब्द है ये पूर्ण भूतकालिक क्रिया का, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन ये वाक्य जानबूझ के बीच में दिया है कि आपको नॉलेज भी है या नहीं है। मैं खाना खा चुका हूं। इसी प्रकार देखो, हमने एक सांप देखा है और मेरे मित्र ने 8 कविताएं लिखी है। तो लिखी है यहां पर क्या है? लिखी अगर आता अकेला तो सामान्य, और लिखी है आ जाएगा तो आसन भूतकाल में चला जाएगा। इसी प्रकार एक है पूर्ण भूतकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। और पूर्ण भूतकालिक क्रिया की पहचान है कि सामान्य भूतकालिक क्रिया में था, थी, थे जुड़ा रहता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी थी, क्या आ गया? पढ़ी थी। रमेश जयपुर गया था, गया था आ गया। और मैं खाना खा चुका था, तो विद्यार्थियों इसमें भी क्या आएगा? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। और उसने एक उपन्यास लिखा था, तो लिखा था यहाँ पर पूर्ण भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। एक होता है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। ये सारे हम भूतकालिक क्रिया के उपभेद पढ़ रहे हैं। पहचान है इसकी, सामान्य भूतकालिक क्रिया में होगा, होगी, होंगे जुड़ा होता है। क्या जुड़ा रहता है? तो सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या है? पहली बात तो क्रिया के अंत में आ, ई या ए आता है। और इसके बाद में भी अगर होगा, होगी, होंगे जुड़े रहते हैं तो संदिग्ध भूतकालिक क्रिया में चली जाती है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, यहां तक अगर होता तो सामान्य भूतकालिक क्रिया, लेकिन इसके अंत में क्या जुड़ा है? होगी। और रमेश जयपुर गया होगा, गया आता है यहां तक तो सामान्य, और होगा जुड़ गया तो फिर किस में चला गया? ये संदिग्ध भूतकालिक क्रिया में चला गया। इसी प्रकार इसका जो छठा उपभेद है वो हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया है। हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया की जो पहचान है विद्यार्थियों, क्रिया के अंत में तातेती आएगा और इसमें यदि तो अव्यय का प्रयोग होता है। वाक्य में क्या मिलेगा आपको? यदि तो मिलेगा। देखो पहचान क्या है? क्रिया के अंत में ता, ती, ते जुड़ा रहता है और वाक्य में यदि तो का प्रयोग होता है। यदि और तो यहाँ पर एक अव्यय शब्द है, इसलिए इनका प्रयोग भी होता है। इसमें पहचान की दृष्टि से देख सकते हैं। और जैसे यदि पढ़ता तो यदि तो आ रहा है, और क्रिया देखो पढ़ना क्रिया, इसके अंत में तातेती में से ता आ रहा है, तो इसलिए हेतु हेतु मद हो जाएगा। देखो हेतु का मतलब होता है कारण, दूसरा हेतु का मतलब होता है कारण। तो हेतु हेतु का मतलब क्या हो जाता है? कारण कारण। क्या अर्थ निकल के आता है इसका? कारण कारण। मतलब हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया की पहचान ये कि पहली बात तो क्रिया भूतकाल में होनी चाहिए, और एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया का कारण बनना चाहिए। ये भी इसकी एक पहचान होती है। और फिर भी नहीं आए समझ में तो क्रिया के अंत में ता, ते, ती जुड़ा रहता है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो वाक्य में आपको क्या मिलेगा? यदि तो। और सारी अगर 5 क्रिया आ गई आपके समझ में तो छठी तो अपना आप ही समझ में आ जाएगी। देखिए इसी प्रकार जो काल के आधार पर दूसरी क्रिया है वो वर्तमान कालिक क्रिया है। वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो वर्तमान समय में संपन्न होती है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है देख लीजिए परिभाषा। वह क्रिया जो वर्तमान में हो रही है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं, अर्थात जो समय चल रहा है उसमें संपन्न होती है उसको वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या लिखी हुई है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के होना पाया जाता है वो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। तो बात तो एक ही विद्यार्थी, ऐसी क्रिया जो वर्तमान समय में संपन्न होती है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार वर्तमान कालिक के भी उपभेद होते हैं विद्यार्थी, जैसे सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी? सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। और सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया की पहचान क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी पहचान याद करना। अगर आप पहचान याद कर लोगे तो उदाहरण कोई सा भी आ जाए आप आसानी से उसको हल कर लोगे। देखिए
पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में जुड़ा रहता है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। देखो पहचान क्या है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूं और ती हूं। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, वे विद्यालय जाते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं और मैं पुस्तक पढ़ती हूं। इस प्रकार जो इनकी जो 4-5 पहचान है वो सारों के अनुसार मैंने एक एक उदाहरण लिख लिया। पहचान क्या है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूं और ती हूं। ये पांचों सेंटेंस इसके अनुसार मैंने लिख भी दिए यहां पर। आगे देखो, दूसरा जो इसका उपभेद है उसको हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। और अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया को विद्यार्थियों तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। हालांकि तात्कालिक क्रिया को हम अलग से भी अध्ययन करेंगे जो एक्स्ट्रा क्रियाएं हैं उनके साथ। देखिए 4 आधार, काल, समापन और रचना और कर्म, इनके आधार पे तो क्रिया पढ़ते ही हैं और इनके अलावा भी कुछ क्रियाएं बच जाती है तो उनको हम अन्य क्रिया हेडिंग देके और उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो इसकी पहचान क्या, देखो क्रिया में रा है, रही है और रा हूं, रहे हैं और रही हूं, ये होती है। देखो क्रिया के अंत में क्या होता है, रा है, रही है, रहे हैं, रा हूं और रही हूं, ये इसकी पहचान होती है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है तो ये इसकी पहचान होगी। सीता पुस्तक पढ़ रही है आ गया। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये पहचान होगी। मैं विद्यालय जा रहा हूं और मैं विद्यालय जा रही हूं। तो इस प्रकार ये जो 5 पहचान है, पांचों के मैंने एक एक वाक्य दे दिए हैं। आगे देखो इसके और कौन से उपभेद है। एक होता है तीसरा संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। पहचान क्या है, क्रिया में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जुड़ा रहता है। और क्या पहचान है, क्रिया के अंत में ता होगा, ते होंगे, ती होगी जुड़ा रहता है। जैसे विद्यार्थी इसका कौन कौन से वाक्य बनेंगे, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा होगा, सीता पुस्तक पढ़ रही होगी, वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे। और अगर इसके अनुसार देखें, ता होगा, ते होगी, ती होंगी, इसके अनुसार अगर जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, रमेश पुस्तक पढ़ता होगा, सीता पुस्तक पढ़ती होगी और वे पुस्तक पढ़ते होंगे। इस प्रकार ये संदिग्ध का बोध कराते हैं, इसलिए इसमें चला जाता है। इसी प्रकार एक होती पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। अब विद्यार्थियों कोई क्रिया वर्तमान समय में कंप्लीट हो गई है तो फिर वो वर्तमान में रही कहां, वो तो किस में चल गई, भूतकाल में। और जो भूतकाल में अभी अभी आई है उसको हम आसन भूतकालिक क्रिया कहते हैं। तो पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया और आसन भूतकालिक क्रिया सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है उसमें। देखिए पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया की पहचान क्या है, आसन भूतकालिक क्रिया के समान होती है। नीचे नोट डला हुआ है कि पूर्ण वर्तमान काल या सॉरी पूर्ण वर्तमान कालिक होना चाहिए था, आसन भूतकालिक क्रिया एक ही होती है। यहाँ कालिक कर लेना आप। जैसे पूजा ने पुस्तक पढ़ी है तो पढ़ी यहां तक होता जब तो सामान्य भूतकाल, और पढ़ी है क्योंकि है उसकी पहचान होती, मैंने बताया था आपको, तो ये आसन भूतकाल में चला जाता है। तो आसन भूतकाल के जितने भी उदाहरण बताए अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने, आसन भूतकालिक क्रिया के सारे उदाहरण किस में आएंगे, पूर्ण वर्तमान कालिक में आएंगे। इसी प्रकार एक पांचवा और उपभेद मान लेते हैं। कुछ वैयाकरण इसे उपभेद मानते हैं, कुछ वैयाकरण इसे नहीं मानते। वैयाकरण तो जानते हैं ना आप, इसे कहते हैं वैयाकरण, आप कमेंट करके बताएं। देखो कुछ वैयाकरण आज्यार्थक वर्तमान कालिक क्रिया भी कहते हैं। ऐसी क्रिया जिससे आज्ञा या आज्ञा देने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, आज्यार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश अब तुम पुस्तक पढ़ो। आगे देखिए तीसरा है काल के आधार पर भविष्यकालिक क्रिया। ऐसी क्रिया जो आने वाले समय में संपन्न होती है उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। देखते हैं यहाँ क्या परिभाषा दी हुई है, वह क्रिया जो आने वाले समय में संपन्न हो उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में कार्य के होना पाया जाता है वह भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। आगे देखो भविष्यकालिक क्रिया के भी उपभेद होते हैं। भविष्यकालिक क्रिया के उपभेद कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, और इसकी पहचान क्या होती है, मुख्य क्रिया में गा गे गी जुड़ा रहता है। विद्यार्थियों क्या गा गे गी जुड़ा रहता है। सुरेश विद्यालय जाएगा, सीता विद्यालय जाएगी, वे विद्यालय जाएंगे। इस प्रकार कुछ वाक्य यहाँ पर भी लिख रखा है, निकुंज पुस्तक पढ़ेगा, सीता पुस्तक पढ़ेगी। और कौन सा उदाहरण लिखा हुआ है, 2 उदाहरण लिखे थे वहां पे। तो देखिए अपूर्ण भविष्यकालिक क्रिया होती है दूसरा इसका उपभेद, और अपूर्ण भविष्यकालिक क्रिया का दूसरा नाम मिलता है सतत भविष्यकालिक क्रिया। और सतत भविष्यकालिक क्रिया ना मिले तो सातत्य भविष्यकालिक क्रिया मिल सकता है आपको। क्या, तो अपूर्ण बोले, सतत बोले, सातत्य बोले, बात एक ही है। देखो पहचान क्या है इसकी, क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा और ती रहूंगी। एक और आ जाएगा ती रहूंगी, या कट तो नहीं गया इसमें, ती रहूंगी आना चाहिए था।
पढ़ती रहूंगी। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता रहूंगा, एक मिनट सामान्य बना लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता रहेगा, सीता पुस्तक पढ़ती रहेगी, वे पुस्तक पढ़ते रहेंगे, मैं पुस्तक पढ़ता रहूंगा और मैं पुस्तक पढ़ती रहूंगी। ये इसकी पहचान हो जाएगी विद्यार्थियों। आगे देखो, और एक है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया की पहचान यह है कि इसमें भविष्य काल में जो क्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी उसकी संभावना होती है। और इसकी पहचान क्या है? वाक्य में शायद या संभवतः शब्दों का प्रयोग किया जाता है और क्रिया के अंत में गागेगी नहीं आता है। क्या नहीं आता है? गागेगी नहीं आता। दिमाग में याद रखना, गागेगी का प्रयोग नहीं होता है। यह इसमें एक काम कर सकते हैं, इसको इसमें गागेगी लगाकर उसको हटा के प्रयोग करके भी देख सकते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, ये तो सामान्य भविष्यकालिक क्रिया है, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया नहीं है। लेकिन शायद वह पुस्तक पढ़े, ये संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया है। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा ये नहीं, अब मैं क्या करूं, तो इसमें भी संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया है। इसके अलावा शायद आज वर्षा हो, संभवतः आज पिताजी आए, संभवतः आज पिताजी आएंगे। अगर ऐसा वाक्य लिख दिया ना तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, शायद आज पिताजी आए, ऐसा वाक्य भी बन सकता है। एक होता है हेतु हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया। अब हेतु हेतु मद भूतकाल में भी आ गया और भविष्यकाल में भी आ गया, दोनों की पहचान सेम है। एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया का कारण बनता है। और क्या पहचान है? वाक्य में यदि तो आता है, तो फिर सर हमें उसमें भूतकाल में और भविष्यकाल वाला जो हेतु हेतु मद है इसमें अंतर कैसे करेंगे? देखो वहां पर जो आ रहा था वो क्रिया के अंत में, इसके क्रिया के अंत में ता है, ता ती और ते आ रहा था, और यहां जो क्रिया के अंत में आ रहा है वो गागेगी आ रहा है। बाकी सेम पहचान है। क्या है? सेम पहचान है। जैसे वहां पर ऐसा आता, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, वो हेतु हेतु मत भूतकालिक क्रिया का उदाहरण होता। और अगर यहां देखे तो यदि फसल अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। देखो यहां क्या लिखा, यदि पढ़ेगा तो पास होगा। और वहां पर अगर ये इसी वाक्य को बनाना चाहते हैं, यदि पढ़ता तो पास होता, क्या होता है वहां पर? यदि पढ़ता तो पास होता, वहां भूतकाल में ये वाला बनेगा। तो क्योंकि इन क्रियाओं के अंत में क्या आ रहा है? तातेती आ रहा है। और वाक्य में क्या मिल रहा है? यदि तो यदि तो यहां पर भी मिल रहा है। तो यदि तो से हम नहीं पहचान सकते यहां पर। लेकिन अगर भूतकाल और भविष्य काल के दोनों के हेतु हेतु मद में आपको अंतर करना है तो सिर्फ इसमें तो गागेकी का ध्यान रखें और उसमें तातेती का ध्यान रखें क्रिया के अंत में। और वो बीते हुए समय में संपन्न होती है या आने वाले समय में संपन्न होगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर लोगे विद्यार्थियों, इतना कठिन नहीं है क्रिया। देखिए एक होती है आज्यार्थक भविष्यकालिक क्रिया। तो ऐसी क्रिया जिसमें आज्ञा का बोध होता हो तो उसे आज्यार्थक कहते हैं और आने वाले समय में संपन्न होनी चाहिए। आप हमारे घर अवश्य आइएगा, तो ऐसी क्रिया आपको मिल जाती विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो अब ये हो जाती है हमारी काल के आधार पे क्रिया कंप्लीट। काल के आधार पे हमने तीनों क्रियाओं के बारे में चर्चा कर ली। तीनों क्रियाएं कौन कौन सी? भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इनके जो भी उपभेद थे इनके ऊपर हमने चर्चा की। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके बताइएगा। और अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो क्रिया को जो अलग आधार है, चाहे हम रचना के आधार पढ़ लेंगे, चाहे क्रम के आधार पढ़ लेंगे, चाहे समापन के आधार पढ़ लेंगे, किसी भी आधार पर हम अध्ययन कर लेंगे। थैंक यू मित्रों, बाय बाय।